हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, संवातन की क्रियाविधि। इससे पहले वाले वीडियो में संवातन की क्रियाविधि के नॉर्मल पॉइंट्स और जनरल पॉइंट्स होते हैं, उन्हें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम इससे पहले वाले वीडियो में थोरेसिक कैविटी नाम आ रहा था, वक्षीय गुहा। तो ये वक्षीय गुहा क्या होती है, इसको हम डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं, उसी से हमें समझ में आएगा कि इंस्पायरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या होता है। ये वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। कशेरुक दंड, कशेरुक दंड ये हमारे पीछे की साइड होती है, रीढ़ की हड्डी। कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम हम जिसे कहते हैं। कौन सी सरफेस है ये? डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस जिसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठ सतह। ये है डायफ्राम। डायफ्राम हिंदी में कहते हैं इसको तनुपट। तनुपट। यहाँ रहता है स्टर्नम। स्टर्नम हिंदी में कहते हैं उरोस्थी। यहाँ के रिब्स। रिब्स, पसलियां। तो ये है हमारी थोरेसिक कैविटी, जो डोर्सल सरफेस से तो वर्टिब्रल कॉलम से ही रहती है घिरी हुई। वर्टिब्रल कॉलम पीछे की साइड जो हमारे कशेरुक दंड होती है वो। आगे की साइड है ये वेंट्रल सरफेस पे। आगे की साइड यहाँ एक दोनों फेफड़ों को, जो फेफड़ों से पहले जो वक्षीय गुहा है उनको जोड़ने के लिए बीच में उरोस्थी होती है, जिसे स्टर्नम कहते हैं। और उरोस्थी या स्टर्नम ये है वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल सरफेस। कौन सी सतह है? अधर सतह है। ये है पृष्ठ सतह। डोर्सल सरफेस पे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। ये वेंट्रल सरफेस अधर सतह का स्टर्नम उरोस्थी से घिरी होती है। नीचे की ओर हम आते हैं, ये आपको इस तरह की जो एक शेप दिखाई दे रही है, डोम शेप या धनुष के आकार की या गुंबदाकार जो संरचना है, इसे डायफ्राम या तनुपट कहते हैं। डायफ्राम या तनुपट कहलाता है। इसके ऊपर है ये एंटीरियर पोर्शन, इसका एंटीरियर पोर्शन अग्र सतह है। ये है डायफ्राम जो है, ये नीचे की ओर होता है। पोस्टीरियर पोर्शन बोलते हैं इसको, पोस्टीरियर पोर्शन या कहें पश्च सतह। इस तरह से ये एक थोरेसिक कैविटी का डायग्राम है, जो चारों तरफ से घिरा रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? वक्षीय गुहा या वक्षीय पिंजर कहते हैं।
देखो डॉर्सल सरफेस पे तो ये वर्टिकल कॉलम से घिरा हुआ है, जो हमारे पीछे की तरफ जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। आगे की तरफ हम आते हैं तो आगे की तरफ उरोस्थी या हम कहीं स्टर्नम होता है, नीचे की तरफ डायफ्राम होता है, ऊपर की तरफ ये रिब्स होती हैं, पसलियाँ होती हैं, इनसे घिरा हुआ रहता है ये। और इनके बीच बीच में मसल्स, इनके बीच बीच में पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं इनके बीच बीच में, मसल्स हैं जो इनके बीच बीच में पाई जाने वाली मसल्स हैं। इन मसल्स को कहते हैं EICM, इंटरकॉस्टल मसल्स। ये इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, पसलियों के बीच में या मध्य में पाई जाने वाली पेशियां। इंटरकॉस्टल मसल जो पसलियों के बीच में पाई जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अंतरा परशुक पेशियां। अंतरा परशुक पेशियां ये कितनी होती हैं? ये 11 जोड़ी होती हैं, 11 जोड़ी, 11 पेयर ऑफ मसल्स होती हैं, जिसमें तो 11 जो होती हैं, ये तो 11 जोड़ी है, इनमें से 11 जो होती हैं वो होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और 11 इसमें होती हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो 11 जोड़ी होती है, 11 पेयर होती है, 11 पेयर होते हैं। इन 11 पेयर में से 11 जो होती हैं वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होती है, और जो 11 होती हैं वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। हिंदी में बोलते हैं बाह्य अंतरापरशुक पेशी या अंतः अंतरापरशुक पेशियां, जो कहाँ पाई जाती है? इन रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि ये वक्षीय गुहा क्या है। डॉर्सल सरफेस से तो ये वर्टिकल कॉलम से घिरी हुई है। हम वेंट्रल सरफेस की जब जाते हैं तो स्टर्नम आ जाता है आगे की तरफ, पीछे की तरफ बैकबोन आ जाती है, इसके ऊपर की तरफ रिब्स पसलियां आ जाती हैं, और नीचे आ जाता है डायफ्राम। इस तरह से एक पिंजरे जैसी एक संरचना बन जाती है, उसे हम वक्षीय गुहा या थोरेसिक कैविटी कहते हैं। इसी थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम का कम होना, ज़्यादा होना, इसी पे डिपेंड करता है कि एक्सपायरेशन होगा या इंस्पायरेशन होगा। तो पहला जो स्टेप है ब्रीथिंग का वो है इंस्पायरेशन, हम पढ़ेंगे आज। तो इंस्पायरेशन में ये है क्या? इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय क्रिया है, 2 सेकंड का इसमें टाइम लगता है। इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहें या इंट्राथोरेसिक प्रेशर कहें, इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वायुमंडलीय दाब से थोरेसिक कैविटी का दाब कम हो जाता है, तो एयर कहाँ आती है? बताया था पहले वाले हैं कि कम हो जाएगा तो एयर कहाँ आएगी? हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर आती है। तो जो है ऑक्सीजन या हम कहीं गैस एंटर करती है लंग्स में, कहाँ आ जाएगी? ऑक्सीजन एंटर करेगी लंग्स में। जब एंटर करती है लंग्स में तो जैसे ही लंग्स में एंटर करती है तो ये डायाफ्राम की ओरिजिनल कंडीशन तो है कि इस शेप का होता है, डोम शेप का होता है, गुंबदाकार होता है। ये कैसा होता है? गुंबद के आकार का, गुंबदाकार होता है। जैसे ही एंटर करती है तो डायाफ्राम जो होता है, डायाफ्राम क्या हो जाएगा? डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डायाफ्राम में संकुचन हो जाएगा, और डायाफ्राम क्या हो जाएगा? शिथिल हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, संकुचित हो जाएगा। डायाफ्राम नीचे की तरफ सीधा हो जाएगा। तो डायाफ्राम क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। जब डायाफ्राम चपटा होगा तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? ये जो मैं डॉट डॉट करके लिख रही हूँ, ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ब्लैक से तो है ओरिजिनल कंडीशन, और ब्लू से है इसकी अब वाली जो इंस्पायरेशन के टाइम होने वाली कंडीशन है। ये तो हम कह देते हैं D1, और ये वाली है D2 कंडीशन। तो डायफ्राम क्या हो जाता है? चपटा हो जाएगा डायफ्राम। तो डायफ्राम चपटा हो जाएगा
तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? पहले तो ये था, यहाँ था डायफ्राम, जब डायफ्राम चपटा हुआ नीचे की तरफ आ गया तो इतना वॉल्यूम और बढ़ चुका है यहाँ से यहाँ तक, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्या, कहाँ से? ऊपर से नीचे, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड बढ़ चुका है वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, ये वाली जो मसल है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं जो रिब्स के बीच बीच में पाई जाती हैं, इन इंटरकोस्टल मसल्स में भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचित होंगी। जब ये संकुचित होंगी तो इनमें क्या होगा? ये ऐसे हैं मसल्स, जब संकुचित होंगी तो यूं उठेंगे ऊपर, ऊपर उठेंगी तो स्टर्नम को भी खींचेंगे, स्टर्नम भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, संकुचित होगा, तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इंटरकोस्टल मसल्स में भी संकुचन हुआ तो स्टर्नम और रिब्स भी क्या होगी? ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गई, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम पहले इस तरीके से बढ़ा है ऊपर से नीचे, अब डोर्सल और वेंट्रल सरफेस पे भी बढ़ चुका है, तो दोनों तरफ से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया है, तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर प्रेशर भी बढ़ेगा। सॉरी, जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हमने पढ़ा था कि जब वॉल्यूम बढ़ता है तो एयर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। एक जगह प्रेशर कम होता है तो एक जगह प्रेशर ज़्यादा होता है। जब लंग्स में वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा अंदर का थोरेसिक कैविटी लंग्स का, तो एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो एयर क्या करेगी? एंटर करेगी। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ एयर चलती है, तो अंदर का जो कंसंट्रेशन है एयर का वो कम हो जाता है, तो एयर कहाँ जाएगी? एंटर करेगी। और जब एयर एंटर करेगी तो क्या होगा? इंस्पायरेशन। इसको हम एक बार इस तरह से समझ लेते हैं। देखो, ऑक्सीजन एंटर होती है लंग्स में तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये डायफ्राम इस शेप में था, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, संकुचित हुआ तो फ्लैट हो गया। फ्लैट हो गया तो यहाँ से यहाँ तक क्या बढ़ गया? वॉल्यूम बढ़ गया। फ्लैट हो गया तो थोरेसिक कैविटी का, ये जो थोरेसिक कैविटी बनी हुई है ये, इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया उसके बाद जो इंटरकोस्टल मसल्स है, ये रिब्स के बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनमें भी क्या होता है? इनमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकुचित होती है, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और पसलियाँ भी ऊपर की तरफ उठेंगी तो स्टर्नम भी ऊपर की तरफ उठेगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किसका? लंग्स का। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो एयर प्रेशर कम होगा। एयर प्रेशर जब कम होगा तो क्या होगा कि बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर जो है ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ थोरेसिक कैविटी में लंग्स में आएगी एयर, और ये लंग्स में आएगी तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं इंस्पायरेशन, या हम कहते हैं निःश्वसन। निःश्वसन की क्रिया होगी। दूसरा स्टेप है इसका एक्सपायरेशन होना, बाहर की ओर निकलना, तो उसको हम पढ़ते हैं। जस्ट बिल्कुल इसके अपोजिट होगा जो इसमें हो रहा है निःश्वसन में, इंस्पायरेशन में, तो एक्सपायरेशन में इसके बिल्कुल अपोजिट होने वाली क्रिया है एक्सपायरेशन या उच्च श्वसन। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ये एक्टिव प्रोसेस है, ये होगा पैसिव प्रोसेस। ये है पैसिव प्रोसेस, ये पैसिव प्रोसेस है। इसमें टाइम 2 सेकंड का लगता है, इसमें टाइम लगता है 3 सेकंड का। अच्छा, इसमें ये है इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है इसमें लेस देन था, इसमें ग्रेटर देन होगा। प्रेशर
is greater than intrathoracic pressure is greater than atmospheric pressure, इंट्राथोरेसिक प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, इसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा इंट्राथोरेसिक प्रेशर का। अब जब ज्यादा होता है प्रेशर, हम डायफ्राम की बात करते हैं। डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में होगा। डायफ्राम रिलैक्स शिथिल अवस्था में रिलैक्स ओरिजिनल कंडीशन में होगा डायफ्राम ओरिजिनल कंडीशन में होगा तो कौन सी ओरिजिनल कंडीशन, इसकी डोम शेप होगा। कौन सी शेप आ जाएगी, डोम शेप, या हम कहें गुंबदाकार। ये गुंबदाकार हो जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा। या कौन से था, फ्लैट में था, या डोम शेप में आ जाएगा। जब डोम शेप में आ जाएगा तो क्या होगा, ये फ्लैट में था, फ्लैट से ऊपर हो गया डोम शेप में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। डायफ्राम जब रिलैक्स हो गया तो अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गया, डोम शेप में आ गया। डोम शेप में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, अब आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी क्या होती है, रिलैक्स हो जाती हैं। इंस्पायरेशन में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जस्ट अपोजिट रिलैक्स हो जाएंगी। जब ये इंटरकोस्टल मसल्स जो है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये रिलैक्स हो जाती हैं। बताया था जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उठ जाती है, वॉल्यूम बढ़ता है, रिलैक्स हो जाएंगी तो ये नीचे की तरफ आ जाएंगी। रिलैक्स होने पर क्या होगा, रिब्स एंड स्टर्नम कहाँ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आ जाएंगे। जब नीचे की तरफ आ जाएंगे तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इट मीन्स लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। अब लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कम हुआ तो क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो गया, बढ़ गया।
जब एयर प्रेशर बढ़ गया तो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी, तो एयर, हम कहें एयर या CO2 कहाँ जाएगी, बाहर निकल जाएगी, एग्जिट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना क्या कहलाता है, एक्सपायरेशन। तो ये क्रिया है, ये कौन सी मैकेनिज्म है, एक्सपायरेशन की। इसे हम एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। जस्ट इसका अपोजिट होता है ये है स्टर्नम उरोस्थी, डायफ्राम, वर्टिबल कॉलम, यहाँ रिब्स, ये रिब्स, ये वर्टिबल कॉलम जो है, वर्टिबल कॉलम है, ये स्टर्नम है, ये रिब्स है, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं। इसमें क्या होता है, जैसे डायफ्राम क्या हुआ, ये फ्लैट था, उस कंडीशन से अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ गया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। इधर से ये जो रिब्स हैं, इंटरकोस्टल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, उनमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये सॉरी ये क्या होता है, शिथिल हो जाती हैं, ढीली हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं, तो ये भी नीचे आ जाती हैं, स्टर्नम भी नीचे आ जाता है, तो इस साइड से भी क्या होगा, वॉल्यूम कम हो गया। ये इस कंडीशन में आ गई, ये भी इस कंडीशन में आ गया, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डायफ्राम रिलैक्स हुआ, तो डोम शेप में आ गया, गुंबदाकार हो गया। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया, EICM भी रिलैक्स करने लग गई, रिलैक्स होगी तो रिब्स और स्टर्नम नीचे आ गया, रिब्स और स्टर्नम नीचे आ जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया, और लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, तो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर कम हो गया, तो एयर कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर बाहर क्यों निकल जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसका कुछ पॉइंट रह गया है, उसको हम अगले इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।